लास्ट वीडियो में क्लास साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण में हमने डिस्कस किया था सोल्ट लवण। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं 1, 4, 5 और 10। एक विलयन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई विलयन दिया है और वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं क्षारक, और क्षारकों का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से 14 के बीच में। चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1, 4, 5 और 10। तो बताना है कि इनमें से इस विलयन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्योंकि विलयन लाल को नीला कर देता है इसलिए क्षारक है, और क्षारकों का पीएच मान होता है 7 से 14। तो 7 से 14 के बीच में जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 10। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि कोई विलयन है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में एक विलयन है जो अभिक्रिया करता है अंडे के कवच से, अंडे का पिसा हुआ कवच है, इससे अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया करने का काम करती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जब ये विलयन अंडे के कवच से अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस उत्पन्न होगी। तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी दिया है LiCl, जबकि ऑप्शन डी दिया है KCl। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अंडे का जो कवच होता है, अगर बात करें अंडे के कवच की, तो अंडे के कवच का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कोई विलयन है जो कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम एक धातु है और CO3 जो है कार्बोनेट है, तो ये एक धातु कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट जो है CO2 उत्पन्न करते हैं जब उनकी अभिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है। तो इन सभी विलयनों में अम्ल जो है सिर्फ HCl है। जब हम HCl की अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से तो इसमें तीन चीजें बनती हैं। इसमें बनती है CO2, इसमें बनता है H2O, और CO2 H2O के अलावा CaCl से अभिक्रिया करके बनाएगी CaCl2। इसको संतुलित कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2H है और यहाँ पर भी 2H है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना HCl से अभिक्रिया करके CO2 उत्पन्न कर देता है, और CO2 एक ऐसी गैस है जब इसको चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये जो है ना चूने के पानी को दूधिया कर देती है, मिल्की कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा HCl। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में लिखा है कि NaOH का 10 ml HCl के 8 ml को उदासीन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH का 10 ml HCl के 8 ml को उदासीन करता है। तो आगे लिखा है कि अगर हम NaOH का 20 ml लें तो इसके लिए HCl का कितना ml चाहिए होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी 8 ml, ऑप्शन सी 12 ml, जबकि ऑप्शन डी 16 ml। तो देख लेते हैं। तो 10 ml को उदासीन करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। तो 20 ml के लिए, क्योंकि 20 ml जो है 10 ml से 2 गुना हो गया है, तो HCl भी 2 गुना चाहिए होगा। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16, 16। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 ml NaOH को उदासीन करने के लिए हमें 16 ml HCl चाहिए होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। अपच, क्वेश्चन नंबर 4। तो बताना है कि अपच जो होती है, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग करते हैं।
तो ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटासिड, जबकि ऑप्शन डी दिया है एंटीसेप्टिक। तो देख लेते हैं कि अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं अपच की। अपच क्या होता है? अपच जो है एक समस्या है। कभी कभी जब हम ज्यादा भोजन ले लेते हैं तो वो ज्यादा भोजन लेने पर आमाशय में अम्ल की अधिक मात्रा हो जाती है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपच। तो क्योंकि अपच की प्रक्रिया में आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रति अम्ल, और प्रति अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। तो अपच के उपचार करने के लिए हम एंटी एसिड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले इन सभी ऑप्शन के लिए हमें एक शब्द समीकरण लिखना है, फिर उनको जो है संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 5 में ऑप्शन ए दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है जिंक के साथ, ये ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ। ऑप्शन सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है और यह अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम के साथ। और ऑप्शन डी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहों के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन डी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है लोहों के रेतन के साथ, मींस लोहे के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में शुरू में एक यौगिक दिया है जो कि एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि इसमें जो है 4 अलग अलग धातुएं हैं, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा। तो ये सब तो अम्ल हैं और ये सब धातुएं हैं। तो क्या होता है जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और इस अभिक्रिया में एक लवण बनता है। तो पहले ये क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए ना, इनको हमें एक शब्द समीकरण के रूप में लिखना है, फिर हमें उस शब्द समीकरण को एक संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से करानी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब जिंक से कराएंगे तो ये एक अम्ल है जबकि एक धातु है। तो इस अभिक्रिया में H2 हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही। तो देख लेते हैं हाइड्रोजन के अलावा क्या निकलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन ए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जबकि जिंक होता है Zn। क्योंकि अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है तो उसके लिए ना हम H2 को पहले अलग कर देंगे। तो क्या बचा Zn और H2SO4, तो ये जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ZnSO4 क्या होता है? जिंक सल्फेट।
ये ऑप्शन फर्स्ट की शब्द समीकरण है और ये इसका प्रतीक रूप है। अब हम इसको संतुलित कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2H हैं और यहाँ पर भी 2H हैं, एक Zn 1SO4 1SO4, तो ये संतुलित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करनी है मैग्नीशियम के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, जबकि मैग्नीशियम होता है Mg। तो जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है और Mg जो है ना Cl से अभिक्रिया करके एक लवण बनाएगा। तो अगर बात करें Mg की, तो Mg की संयोजकता होती है +2, जो कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की थी, और Cl की संयोजकता होती है -1, क्रॉस करेंगे तो Mg1 और Cl2, तो ये जाएगा MgCl2। और MgCl2 का नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्योंकि ये अम्ल की अभिक्रिया धातु से हो रही है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको संतुलित कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 Cl है और यहाँ 2 Cl है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक H, सॉरी गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है जबकि यहाँ पर 1 Cl है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 Cl, अब 2 H हो चुके हैं, वहां पर भी H2 है, तो संतुलित समीकरण है। तो ये इसका प्रतीक रूप है और ये इसका शब्द समीकरण है। ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करानी है एल्यूमिनियम धातु के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एल्यूमिनियम होता है Al, अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस पहले अलग हो जाएगी। अब यहाँ Al बचा, यहाँ SO4 बचा, तो Al होता है एल्यूमिनियम, SO4 होता है सल्फेट। एल्यूमिनियम की संयोजकता +3, सल्फेट की होती है -2, क्रॉस करेंगे तो Al2SO4 3, तो ये जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसमें जो Al2SO4 है ना, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, जबकि जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करानी है लोहे के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, जबकि लोहा होता है Fe। अभिक्रिया में H2 निकलेगी, डाइहाइड्रोजन गैस। FeCl से अभिक्रिया करेगा, तो Fe की संयोजकता होती है +2, जबकि Cl की संयोजकता होती है -1, तो Fe1 और Cl2, तो ये हो जाएगा FeCl2। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, यहाँ पर 2 Cl है जबकि यहाँ 1 Cl है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2H हो चुके हैं, वहां पर भी 2H है, ठीक है, एक Fe और एक Fe, तो अभिक्रिया संतुलित है। अब ऑप्शन सी वाली अभिक्रिया को और संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 Al है जबकि यहाँ पर 1 Al है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर अब 2 Al हो चुके हैं। यहाँ पर 3 SO4 है जबकि यहाँ पर 1 SO4 है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर भी अब 3 SO4 हो चुके हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन हो गए हैं 6, 3 2 6, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 6 हाइड्रोजन। तो ये जो है ना ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस के शब्द समीकरण है, जबकि ये इनके प्रतीक रूप में संतुलित रासायनिक समीकरण है। बस इसको हम शब्द रूप में और लिख लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे से अभिक्रिया करता है, HCl की अभिक्रिया Fe से कराई जाती है, तो FeCl2 बनता है। FeCl2 होता है आयरन क्लोराइड। जबकि H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित कीजिए। एल्कोहल और ग्लूकोज, क्वेश्चन नंबर 6। एल्कोहल और ग्लूकोज, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जबकि ग्लूकोज होता है C6H12O6। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इनको जो है ना हम अम्लों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, मतलब इनका व्यवहार अम्लीय नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी देख लेते हैं। तो अगर बात करें किसी अम्ल की, अम्ल जैसे कि HCl,
HCl एक अम्ल है, जब इसको हम जल में घोलते हैं H2O में, तो ये जो है जल में H प्लस आयन और Cl माइनस आयन त्यागते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में जो है हम HCl ले लें, या उस बीकर में हम ऐसा करते हैं, पहले जो है जल ले लेते हैं, जल, और जल में जो है ना हम HCl की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, HCl की कुछ बूंदें। तो जैसे हम HCl को जल में डालेंगे तो जल में डालने पर HCl H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाएगा। आयन जो होते हैं वैद्युत के चालक होते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दो धातु के तार लेकर, अगर हम यहाँ दो धातु के तार ले लें और यहाँ पर हम एक बैटरी लगा दें और यहाँ पर हम एक जोड़ दें बल्ब, तो जैसे हम तारों को डुबाएंगे इस विलयन में, क्योंकि यहाँ पर HCl में HCl एक अम्ल है, जबकि ये जल में घुला है, तो जल में HCl को घोलने पर ये H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। आयन विद्युत का चालन करते हैं, तो इसी बैटरी का से करंट आएगा ना, तो बैटरी से होता हुआ करंट जो है बल्ब में जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरह से हम एक अम्ल को जल में घोलने पर H प्लस और Cl माइनस आयनों की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्लूकोज और एल्कोहल की, तो जब एल्कोहल और ग्लूकोज को जल में घोला जाता है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज जल में घोलने पर H प्लस आयन नहीं त्यागते हैं, मतलब ये आयनों में नहीं टूटते हैं, जबकि आयन विद्युत का चालन करते हैं। तो अगर हम इसी बीकर में अगर एल्कोहल या ग्लूकोज को रखेंगे, तो एल्कोहल या ग्लूकोज को रखने पर कोई आयन ना बनने के कारण विद्युत का चालन नहीं होगा और बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम एक क्रियाकलाप के द्वारा एल्कोहल और ग्लूकोज के अम्लीय व्यवहार ना होने को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि अगर बात करें आश्रित जल की, क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल और वर्षा का जल। अगर बात करें आश्रित जल की, तो आश्रित जल होता है शुद्ध जल, और शुद्ध जल में सिर्फ जल होता है। लेकिन अगर बात करें वर्षा के जल की, तो वर्षा का जल जो है ना अम्लीय होता है। क्योंकि वर्षा का जल अम्लीय है, तो वर्षा के जल में अम्ल उपस्थित है, और अगर जल में अम्ल उपस्थित है तो जल अम्ल में आयनों में टूट जाता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, और आयन विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि वर्षा के जल में अम्ल होता है और अम्ल जल में आयनों में टूट जाते हैं, जो कि विद्युत के चालन होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। इसलिए जो वर्षा का जल होता है ना वो विद्युत का चालक होता है, जबकि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता है। वर्षा का जल अम्लीय होता है, अम्ल जल में आयनों में टूट जाते हैं। ये आयन विद्युत का चालन करते हैं, अतः वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है, जबकि आश्रित जल नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है जल के कारण, क्योंकि जल में अम्ल आयनों में टूट जाते हैं और जल में अम्ल H प्लस आयन त्यागते हैं, जो उनके अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन क्योंकि जब जल अनुपस्थित होगा तो अम्ल H प्लस आयन नहीं त्याग पाएगा और वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना। अम्ल जल में
H+ आयन त्यागते हैं जो अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 विलयनों ए बी सी डी व ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रम से 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? 5 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है 5 विलयन है, ए, बी, सी, डी और ई। इनके पीएच मान दिए गए हैं 4, 1, 11, 7 और 9 और आगे 5 ऑप्शन दिए हैं। इसमें बताना है कौन सा विलयन। ऑप्शन ए उदासीन है, उदासीन विलयन बताना है, उदासीन कौन सा है। ऑप्शन बी में बताना है प्रबल क्षारीय, जबकि ऑप्शन सी में हमें बताना है प्रबल अम्लीय। ऑप्शन डी है दुर्बल अम्लीय। ऑप्शन ई है दुर्बल क्षारीय। तो 5 विलयन दिए हैं ए बी सी डी ई, इनके पीएच मान दिए हैं 4, 1, 11, 7, 9 और हमें बताना है कि इनमें से कौन से उदासीन है, कौन से प्रबल क्षारीय हैं। इस तरह से हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं इन विलयनों की। तो ये जो विलयन है इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पीएच स्केल पर। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक डिजिट होते हैं। 0, 7, 14। 0 से 7 वाले जो विलयन होते हैं वो होते हैं अम्ल, जबकि 7 से 14 वाले होते हैं क्षारक और जो 7 होता है वो होता है उदासीन। तो हमें इन विलयनों में बताना है कि कौन से विलयन उदासीन है, कौन से प्रबल क्षारीय हैं, कौन से प्रबल अम्लीय हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उदासीन विलयन की। उदासीन विलयन वो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। तो 7 पीएच मान है डी का। तो ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा डी, डी उदासीन विलयन है। ऑप्शन बी है प्रबल क्षारीय। तो क्षारीय विलयन वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से 14 होता है। 7 से 14 वाले जो हैं वो हैं सी और ई। तो हमें इनमें से ये बताना है कि कौन से प्रबल क्षारीय हैं। तो क्षारकों का जो पीएच मान होता है वो 7 से 14 होता है। 7 से 14 तक जाने पर क्षारकीय व्यवहार बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो उतना क्षारकीय होगा, उतना प्रबल क्षारकीय होगा, और जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसका वो उतना ही कम क्षारकीय होगा। तो 11 और 9 में 11 का पीएच मान ज्यादा है, 11 जो है पीएच मान ज्यादा है और 11 पीएच मान है सी का। तो सी जो है ना वो प्रबल क्षारीय है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट प्रबल अम्लीय। अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 0 से 7 होता है। 0 से 7 की तरफ जाने पर अम्लीय व्यवहार घटने लगता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें प्रबल अम्लीय की तो पहले इसमें ये देख लेते हैं कौन कौन से अम्लीय होंगे। तो अम्लीय होंगे ए और बी, ये दोनों अम्लीय हैं। और प्रबल अम्लीय वो होता है जिसका पीएच मान कम होता है, क्योंकि पीएच मान कम होने पर अम्लीय व्यवहार बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा प्रबल अम्लीय होगा? ऑप्शन बी, मींस बी वाला जो विलयन होगा वो प्रबल अम्लीय होगा। दुर्बल अम्लीय, ए दुर्बल अम्लीय होगा क्योंकि इसका पीएच मान 0 से 7 के बीच अधिक है। दुर्बल क्षारीय, तो 11 और 9 में 9 वाला होगा दुर्बल क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 प्रश्नावली लेनी।
दो परख नली लेनी है, तो हमने दो परख नली ले ली। क्वेश्चन लिखा है कि इन दोनों में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है, तो इसमें हमने मैग्नीशियम की पट्टी ले ली। मैग्नीशियम होता है Mg, तो दोनों में समान लंबाई की Mg की पट्टी। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पहली परख नली इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, इसमें डाला जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परख नली बी में एसिटिक अम्ल, इसमें डाला जाता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो दो परख नली हैं, दोनों में मैग्नीशियम धातु है, एक में HCl है जबकि दूसरे में CH3COOH है। तो बताना है कि किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। तो HCl और CH3COOH में HCl एक प्रबल अम्ल है, CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है इसलिए HCl जो है ना मैग्नीशियम धातु से तेजी से विक्रिया करेगा। तो परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी परख नली बी की कंपेयर में, क्योंकि परख नली ए में जो HCl है वो CH3COOH की तुलना में अधिक प्रबल है। क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है, अतः परख नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ताजे दूध का जो पीएच मान है वो 6 है। ताजा दूध, इसकी पीएच वैल्यू होती है 6। तो बताना है कि दही बनने पर जब दूध से दही बन जाएगा तो इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो दूध का पीएच मान 6 होता है, जब ये दही बन जाती है तो ये दही बनने पर ना खट्टा हो जाता है, और जब खट्टापन बढ़ेगा तो अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा, और जब अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा तो पीएच स्केल पर देख लेते हैं क्या होगा। ये पीएच स्केल है, बीच में 7 है, 0 से 7, 7 से 14, ये होता है अम्लीय व्यवहार। तो ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, 6। तो ये 6 वाला व्यवहार है। लेकिन जब ये दूध से दही बन जाएगा तो दही बनने पर अधिक खट्टा हो जाएगा, जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और ज्यादा अम्लीय व्यवहार बढ़ाने के लिए ना पीएच स्केल पर हमें पीछे की तरफ आना पड़ेगा। तो हम पीछे की तरफ आएंगे तो पीएच मान घटेगा। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन दूध से दही बनने पर अम्लीय व्यवहार बढ़ने के कारण इसका पीएच मान घट जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बनने पर खट्टापन बढ़ जाता है तथा अम्लीय व्यवहार भी बढ़ जाता है। अतः दूध से दही बनने पर पीएच मान
घट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ऑप्शन बी है, इसे दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्वाला है और वो क्या करता है, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है, NaCO3। बेकिंग सोडा एक लवण है और लवणों का पीएच मान होता है 7, जबकि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। तो जब हम दूध में बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो पीएच मान जो है ना, बेकिंग सोडा का पीएच मान अधिक होने के कारण दूध का पीएच मान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए है, ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। तो देख लेते हैं सब क्यों करता है। ऑप्शन ए, तो वो क्या करता है, पीएच मान को थोड़ा बढ़ाकर ना इसे क्षारीय बना देता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दूध जो है ना एक ऐसा पदार्थ है, इसको अगर हम ढक देंगे तो फट जाएगा, और जब दूध फट जाता है तो उसका खट्टापन बढ़ जाता है, और खट्टापन बढ़ने पर अम्लीय व्यवहार बढ़ता है, और जब दूध का अम्लीय व्यवहार बढ़ता है तो पीएच मान घटता है। तो अगर हमें दूध को फटने से बचाना है तो पीएच मान को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ग्वाला क्या करता है, ग्वाला जो है ना उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है, जिससे कि पीएच मान 6 से बढ़कर 7 हो जाए। ठीक है ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो जब दूध में जो है बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है, लेकिन अगर बात करें दही की, तो दही एक ऐसा पदार्थ है जो दूध की तुलना में अधिक खट्टा होता है, इसका पीएच मान भी कम होता है। तो क्योंकि पीएच मान जो है बढ़ चुका है ना, तो अब दूध से दही बनने में पीएच को जो है 6 से पीछे ना करना, 7 से पीछे आना पड़ेगा। तो अब 6 की कंपेयर में 7 पीएच मान को कम होने में अधिक समय लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आग रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पीओपी, उसे आग रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए। तो अगर बात करें पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.2H2O। अगर इसको हम जल के उपस्थिति में अगर रखते हैं तो इस जल से विक्रिया करके ना CaSO4.2H2O बनाता है, जो कि क्या है, जिप्सम। और जिप्सम एक ठोस पदार्थ है, तो जल की उपस्थिति में ना, जल की उपस्थिति में पीओपी जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है जमकर ठोस बन जाता है, और इसका फिर जो है ना किसी काम में यूज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को आग रोधी बर्तनों में रखा जाता है। आग रोधी बर्तन एक ऐसा बर्तन जिसमें नमी ना हो, क्योंकि पीओपी जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। जिस कारण इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया आ गया है, 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है हम चैप्टर के बीच में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हम चैप्टर के बीच में कर चुके हैं, धोने के सोडा के उपयोग और बेकिंग सोडा के उपयोग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।